तो हम बात कर रहे थे लीव्स के बारे में, लीव्स दैट कैन बी ग्रांटेड टू यू। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप ही के लिए तो ये सारी चीजें लिखता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट डाउन करें। लीव्स 7 मेडिकल लीव्स, 7 कैजुअल लीव्स, मतलब जैसे आपका मन कर रहा है आज दिन अच्छा नहीं है, आपको लूज मोशन हो रहा है, आपका जो हो रहा है, आपको बस ये 7 लीव मिल सकते हैं। अप टू 4 डेज, मतलब 4 दिन की लगातार, 4 दिन की लगातार नहीं, अप टू 4 लीव्स ऑन नेशनल हॉलिडे। जैसे आप दिवाली में देखते हैं 4 दिन की छुट्टी होती है, होली में देखते हैं 2 दिन की छुट्टी होती है, शिवरात्रि में 1 दिन की होती है, ये सारी चीजें हैं। तो अप टू 4 लीव्स ऑन अ नेशनल हॉलिडे, मतलब ये लगातार की बात हो रही है यहाँ पे, और ये सारी चीजें पेड है। तो याद रखिएगा 7 मेडिकल लीव, 7 कैजुअल लीव्स एंड अप टू 4 डेज ऑफ लीव ऑन नेशनल हॉलिडे, ऑल आर पेड। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आपकी एनके जेल में आप पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, मैंने उसको थोड़ा आसानी से लिखने की कोशिश की है। इफ यू वेंट, अगर आप, यहाँ पे यू छूट गया मेरे से, इफ यू वेंट ऑन अ लीव फॉर 21 डे कंटिन्यूअसली, मतलब आप 1 तारीख को गए और 21 तारीख के बाद ही आ रहे हैं, देन यू सरेंडर द लीव्स लेफ्ट दैट ईयर, मतलब आपके जो बाकी बचे कुचे लीव्स जो होने वाले थे वो सारे सरेंडर हो जाते हैं। एंड दिस कैन बी डन 1 इन से 2 ईयर। तो यहाँ पे ये कौन से लीव्स की बात हो रही है? पहली बात तो ये जान लें कि ये लीव्स पेड है, तो ये तो एक चीज है। अब दूसरी चीज समझिए, इफ वर्कड फॉर 3 मंथ, मतलब समझ लीजिए कि मैंने जनवरी में काम करना शुरू किया तो मार्च तक मैंने काम किया अंडर एन एम्प्लॉयर, एंड देन स्टार्टिंग द 4th मंथ, मतलब अप्रैल से, ही कैन प्रोवाइड यू 5 डेज ऑफ लीव, मतलब अप्रैल के बाद से मुझे 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है पर 60 डेज ऑफ वर्क, मतलब अब हर 2 महीने के काम पे मुझे 5 दिन का लीव मिल जाएगा, और हर 8 महीने के काम पे 240 डेज ऑफ वर्क के बीच में आपको 21 दिन की लीव मिल जाएगी। तो आपको यहां क्या समझना है कि जब आप किसी भी एमएनसी या फिर किसी भी कंपनी के लिए स्टार्ट करते हो काम करना, तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको कोई लीव नहीं मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है, इफ वर्कड फॉर 3 मंथ अंडर एन एम्प्लॉयर, देन स्टार्टिंग द 4th मंथ, सॉरी। तो अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए काम किया है, तो अप्रैल से आपको 5 दिन की लीव मिलना शुरू हो जाएगी पर 60 डेज ऑफ वर्क। मतलब यदि आपने अप्रैल और मई में काम किया है तो आपको अप्रैल और मई 60 दिन हो गए, अप्रैल और मई 60 दिन हो गए, तो आपका जो जून महीना है उसके अंदर आप 5 डेज की लीव ले सकते हो, और अप टू 21 डेज की लीव यहाँ पे ले सकते हो फॉर पर 240 डेज ऑफ वर्क। ध्यान रखिएगा ये अनपेड है, आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, क्योंकि आपने इतने दिन काम किया है तो आप बीच में रेस्ट या फिर हॉलिडे मनाने के लिए कहीं जा रहे हो, तो ये सारी चीजें अनपेड है। लेकिन ये चीजें पेड थी, ये भी पेड थी यदि आप सरेंडर करते हो तो। यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिजाइन को लेके। तो रिजाइन में क्या है वो मैं नोट डाउन कर दूंगा, लेकिन रिजाइन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए टोटल, जैसे अभी बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि टोटल जो लीव्स है अगर इसके हिसाब से काउंट किया जाए तो हमारे पास जो टोटल लीव्स आते हैं टोटल 63 डेज की आती है। एनकेजेन में तो यही लिखा है भाई साहब कि टोटल 63 डेज की लीव होती है। अब यदि इसको अपना मानक मान के लेके आगे चला जाए रिजाइन में, तो रिजाइन में समझिए कि मान लीजिए आपको लीव्स मिली है, आपने इस 63 दिन में से 50 दिन की लीव ले ली है, मतलब आपको लीव्स ग्रांट हो गई और फिर आप रिजाइन कर रहे हो, तो ये 50 दिन के लिए आपको हाफ पेमेंट मिलेगी, हाफ पेमेंट, और जो 13 दिन बच गए हैं उनकी आपको फुल पेमेंट मिलेगी। तो बेसिकली मैं इसे लिख दूंगा तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं भी लिख दे रहा हूं तो फिर मैं इसे स्टिक करता हूं। रिजाइन में यूं था कि लीव्स गिवन, मतलब इसके लिए आप अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, लीव्स ग्रांटेड। यदि आपको लीव ग्रांट हुई है तो अपन को पता था कि टोटल 63 डेज ऑफ लीव मिली है, टोटल 63 डेज है लीव के। भाई यार तुम तो 2 ही महीने काम कर, 2 महीने की तो छुट्टी मिल जा रही है, नाइस। तो एनकेजेन में ऐसा लिखा हुआ है कि 63 डेज ऑफ लीव है, तो 63 डेज ऑफ लीव के अंदर यदि आपको लीव्स ग्रांट हो चुकी है, सपोज कर लेते हैं आपने 50 डेज ऑफ लीव ग्रांट कर लिया और 30 डेज ऑफ लीव बचे हुए हैं, तो और आपकी डेली वेज 100 रुपीज है, तो आपको ये 50 डेज के लिए जो ये 50 डेज ऑफ लीव है ये सब पेड लीव्स है। तो यदि यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे 50 इंटू 50 यहाँ पे हर डे के लिए आपको मिल जाएगा। यदि आप रिजाइन करते हो हाफ पेमेंट ऑफ द डेली वेज, और यदि आपने लीव्स ग्रांट नहीं ली है, सपोज कर लीजिए आपने ये जो 13 दिन का ग्रांट नहीं लिया है और आपकी डेली वेज 100 रुपीज है, तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा, मतलब 13 इंटू 100 ये आपको पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे रिजाइन का मतलब ये था, बाकी तो खैर कोई खास लोचा नहीं है इसमें। तो जो हॉलिडेज हैं जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं उसको आप क्लोजिंग डे से डिफाइन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेज मतलब जिस दिन जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या फिर शॉप है वो क्लोज रहेगी, तो क्लोजिंग डे कौन कौन से होंगे? एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक, बेसिकली संडे यूज करते हैं, संडे ही होता है। ऑल हॉलिडेज मस्ट बी नोटिफाइड। तो यदि आप स्कूल गए हो, तो वैसे कई हो गए तो
उसके अंदर एक डायरी होती थी, डायरी के अंदर सारी चीजें लिखी रहती थी कि हाँ दिवाली की ये छुट्टी, होली की ये छुट्टी, ईद उल फितर की ये छुट्टी, क्रिसमस की ये छुट्टी, ये सारी छुट्टियां नोटिफाइड होती थी। तो वैसे ही ऑल द हॉलीडेज मस्ट बी नोटिफाइड, यही चीज है जो कि डिस्प्ले पे लगी होती है और क्लोजिंग डे यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है कि हाँ ये हॉलीडेज है और इस दिन ये चीजें बंद होगी। कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि आपको स्टेब्लिशमेंट को ओपन करना पड़ता है, वो भी हॉलीडे के दिन, जो कि आपने पहले से नोटिफाई कर रखा था यहाँ। लेकिन अब आपको क्या, लेकिन ऐसे तो आप खोल नहीं सकते क्योंकि लोग आएंगे नहीं, बट ठीक है अब लोग आ रहे हैं क्योंकि आपने बुला लिया है, तो आपको इस चीज के लिए प्रीवियर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इंस्पेक्टर को। तो उस इंस्पेक्टर को आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हाँ सर ये नोटिफाइड हॉलीडे को हम लोग उसको खोल रहे हैं। आपने यूं भी देखा होगा, हम फार्मेसी से देखा क्या होगा, है ही सारे फार्मेसी से। तो जो फार्मासिस्ट की दुकान है, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, पहली बात तो ये दोनों दुकानें अलग अलग होती हैं, आप समझ लीजिए। केमिस्ट दवाई बेचता है, फार्मासिस्ट दवाई को पूरा, दवाई का डॉक्टर, और जो हमारा ड्रगिस्ट ये कुछ हद तक केमिस्ट के बीच ही आता है, लेकिन ये एनालिस्ट ज्यादा होते हैं, मतलब काइंड ऑफ एनालिस्ट इन्हें कह सकते हैं वैसे तो ये जो भी इतने शॉप्स होते हैं, ये पहले आप ध्यान दे लीजिए कि फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों की अलग अलग शॉप्स हो सकती हैं। अब आपके नॉलेज में यदि तीनों चीजें सेम थी तो भैया अपना नॉलेज सही करो पहले तो है। तो फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट ये तीन अलग अलग शॉप्स हैं और ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द क्लोजिंग डेज। तो ये 7 दिन खुल सकते हैं, 24 घंटे खुल सकते हैं, क्योंकि दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टेट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। हाँ, तो इस एक्ट के अंदर यदि कुछ काम करने वाले लोग हैं तो वो कौन लोग हैं, तो बेसिकली उनकी एम्प्लॉयमेंट भी करनी जरूरी है। तो विच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी डन? एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रंस की बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है, आप नहीं कर सकते अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये तो बेसिक है, आप सभी को पता होगा। यंग पर्सन, दोज हु आर बिटवीन 14 to 18, मतलब जो 15 साल से 18 साल के बीच के हैं या फिर 14 से बड़े हैं, यंग पर्सन के आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, जिनका स्प्रेड ओवर एसपी, स्प्रेड ओवर याद है ना? जिसको याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। स्प्रेड ओवर 3 आवर्स ऑफ वर्क, ध्यान दीजिएगा, एंड ब्रेक। तो आप यंग पर्सन से सिर्फ 3 आवर्स ऑफ स्प्रेड ओवर पे वर्क करा सकते हो, जिसके अंदर एक ब्रेक भी इंक्लूडेड है। और जो वुमेन है, वुमेन का बेसिकली आप इन्हें फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वर्क कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस के अंदर। जो वुमेन है उनको किसी भी फंक्शनिंग, मतलब कोई भी मूविंग चीज के ऊपर, मूविंग मतलब जितने भी मशीन्स हैं जो फैक्ट्रीज में यूज होते हैं उन पे काम नहीं करने दिया जाता है। दिस कम्स अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। और वुमेन और यंग पर्सन, इन दोनों लोगों को 6 बजे सुबह से लेकर 7 PM शाम तक ही काम करने की इजाजत है। ड्यू टू सेफ्टी, हेल्थ एंड मोरल्स के कारण यंग पर्सन और वुमेन दोनों को ही इसी के बीच में आप बुला सकते हैं काम करने के लिए। इससे पहले या इसके बाद तक आप नहीं रख सकते हैं। सो दिस, तो जहां तक बात आ गई सेफ्टी की, तो हेल्थ एंड सेफ्टी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी यदि आप देखें वर्किंग कंडीशंस, यहाँ पर थोड़ा सा वर्क कंडीशन भी आ गया, मतलब थोड़ा बहुत। तो वेंटिलेटेड होना चाहिए रूम, यदि आप शॉप में भी काम कर रहे हो तो वेंटिलेटेड हो, लाइटेड हो ताकि कोई दिक्कत ना हो, लाइटिंग हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो इन द केस ऑफ फायर, भगवान ना करे हो, लेकिन हो सकता है कभी कुछ कट लग जाए या फिर छोटी मोटी मोच आ जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड किट वगैरह। कलर वॉशिंग करवाते रहना चाहिए यदि आपका ऐसा काम है जिसके अंदर चीजों को सड़ाना होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसके कारण ऑर्डर फैल रहा है, तो आपको डीओडराइजिंग भी करवाते रहना चाहिए अपने शॉप और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो अपने पास सिर्फ 2 टॉपिक और बच गए हैं, वेजेस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो सबसे पहले वेजेस को देख लेते हैं। तो वेजेस को देने के लिए हक दिलवाया इन 2 एक्ट्स ने, याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। ये दोनों ही एक्ट, लेकिन ये दोनों एक्ट हम लोग के सब्जेक्ट में, सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है। तो वेजेस, एक पेमेंट पीरियड मस्ट बी फिक्स्ड एंड शुडंट एक्सीड 1 मंथ। मतलब ये मतलब है कि 1 मंथ जहां कंप्लीट हो रहा है उसके बाद पेमेंट पीरियड फिक्स होना चाहिए, जो कि अगले सपोज कर लीजिए आपने 1 से काम किया तो अगली 1 तारीख से लेकर अगली 1 तारीख को वैसे वेजेस मिल जाना चाहिए। फर्स्ट वीक में वेजेस मिल जाता है जैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है, लेकिन ये जो 1 वीक वाला जो पीरियड है वो 1 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज कर लीजिए यदि आप 1 जनवरी से काम किए हैं और आपको 1 फरवरी को मिलना था, तो आपको ये चीज 28 फरवरी से पहले ही मिलेगी। मतलब ये मार्च में आपको नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि जैसे आप देखते हैं न्यूज के अंदर, जो हमारे टीचर हैं, कर्मचारी लोग हैं सरकारी, उन लोग को पेमेंट नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पे उल्लंघन तो होता ही है।
तो डेफिनेटली वो तो है ही। और जैसा कि आप देख सकते हैं डिडक्शन वगैरह अलाउड होंगे, तो यदि आपको ओवर टाइम मिल रहा है तो आपने कुछ गलती की है तो उसका डिडक्शन भी आपको देना पड़ेगा। तो डिडक्शन क्या है, यदि आप एब्सेंट है फ्रॉम द ड्यूटी, कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब एब्सेंट होते हैं, सपोज दैट जैसे क्लासरूम में नहीं होते वैसे आप काम से भी बंक मारते हो, और उस टाइम यदि आप पकड़े जाते हैं, पकड़ने का मतलब क्या है कि आपका अटेंडेंस नहीं लगी या फिर जो भी तरीका है, खैर काम तो अभी करता नहीं कोई, तो एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी डिडक्शन अलाउड। एडवांस पेमेंट जो आपको पहले से हो रखी है इस मंथ के लिए वो डिडक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिडक्शन जो कि मतलब कंपनी यूजुअली डिडक्ट कर लेती है। होम एकोमोडेशन का आपको पैसा नहीं मिलता है। लॉस और डैमेज डन बाय ए वर्कर, ये ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए आप ग्लास की फैक्ट्री में काम करते हैं और आपने ग्लास खुद ही तोड़ दिया तो उसके भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और डिडक्शन फॉर द इंश्योरेंस, बिल्कुल इंश्योरेंस के लिए जो डिडक्शन होता है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर कोई डिडक्शन बाय कोर्ट, यदि सरकार के द्वारा कोई डिडक्शन हो रही है या फिर मतलब स्पेशल ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से तो भी डिडक्शन हो सकता है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये जो 1 मंथ वाला टाइम है ना, ये बेसिकली और भी लिखा हुआ है कि ये आपको कैश में, इन कैश, तो जो आपके पेमेंट का डे है तो उससे 1 वीक 7 दिन के अंदर ही आपको इन कैश सारी चीजें मिल जानी चाहिए। हालांकि 1 मंथ भी इतना नहीं होता है। 1 मंथ, तो इन दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। 1 मंथ इसलिए होता है ताकि आपका पेमेंट पीरियड डिसाइड हो जाए, मतलब ये वेजेस डे 1 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और वेजेस डे से 1 वीक के अंदर ही आपको इन कैश आपको सारे आपके वेजेस आपको मिल जाएंगे। तो अपना लास्ट टॉपिक बच जाता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। और देखिए लाइट भी कट गई है मेरे यहाँ, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो सबसे पहला आप ऑफेंस कर सकते हो ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर का, जो कि आपके यहाँ आया हुआ है ब्यौरा लेने के लिए, तो आप 25 से 250 रुपए तक का फाइन लोगे। हॉकिंग ऑफ गुड्स, मतलब आपको जो सामान मिल रहा था उसमें आपने कुछ चुराया और कहीं और बेचने लगे, तो हॉकिंग ऑफ गुड्स 100 से लेके 10 से लेके 50 रुपए तक। एंड मेकिंग फॉल्स एंट्रीज, तो 50 से लेके 250 रुपए तक। बेसिकली प्रॉक्सी लगाना और ये बताना कि मैं उस दिन प्रेजेंट था ताकि उस दिन का आपको वेज मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे गुड्स को आपने मतलब छुपा लिया और उसकी एंट्री नहीं की तो मेकिंग फॉल्स एंट्रीज उसके लिए है। बाकी एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ एक मतलब वो हो सकते हैं, जो एम्प्लॉयर है आपका जिसमें जो ओन करता है इन सब एस्टेब्लिशमेंट्स को, तो उससे भी गलतियां हो सकती हैं। उससे किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, फेल टू अप्लाई रिन्यूअल सर्टिफिकेट। आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने बताया था कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके टर्म शायद 1 ईयर बताया था मैंने, 1 ईयर होता है, तो उसका रिन्यूअल आपको कराना होता है। तो यदि आप वो नहीं करा पाए तो फर्स्ट टाइम करने में 25 से लेकर 250, सेकंड टाइम यदि दूसरे साल में आप नहीं करा पाए तो 50 से लेकर 500 रुपए तक फाइन देना है। सारी ही यहाँ पे ऑफेंसेस जो लिखे हुए हैं ये पांचों के लिए ही यही सेम है। फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है यही इसका मतलब पेनल्टी है। फेल टू नोटिफाई क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यदि आप एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज करते हो तो आपको नोटिफाई करना होता है इंस्पेक्टर को। और फेल टू मेंटेन रजिस्टर रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले, रजिस्टर जिसके अंदर आप ये बताते हो कि क्या है क्या नहीं है। रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले, तो रिकॉर्ड्स के अंदर मतलब आपको सारी चीजें मेंटेन करनी होती है कि क्या आया क्या गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिस्प्ले के अंदर आपको जैसे हॉलिडे वगैरह मेंटेन करना होता है कि हाँ इस बंदे ने ये गलती की, ये वो, ये सारी चीजें होती है डिस्प्ले के अंदर। फेल टू सेंड स्टेटमेंट टू इंस्पेक्टर, स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट क्या चीज है, तो यदि वो आप इंस्पेक्टर तक नहीं भेज पाए तो फिर आपने गलती की, एंडेड रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, अर्थात मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन यंग पर्सन और उसका वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यदि उसके अंदर कोई भी गलती होती है, यदि आपने यंग पर्सन से ज्यादा काम करवा दिया, यदि आपने चिल्ड्रन एम्प्लॉय करवा दिया, यदि आपने वुमेन या फिर यंग पर्सन को उस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यदि उससे ज्यादा देर के लिए रोक लिया तो आपने रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट की। इसी के कारण आप ऑफेंसिव के अंदर आता है और वो आपकी पेनल्टी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। और यदि आपको आज की वीडियो से नॉलेज मिलती है, हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर एनी फीडबैक्स कमेंट बॉक्स हमेशा आपके स्वागत के लिए खुला ही है। टिल देन, धन्यवाद।